हेलो फ्रेंड्स, क्विक लर्न ट्यूटोरियल सीरीज में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी यूपी पीसीएल जेई का जो 7 सितंबर 2021 को एग्जाम हुआ था उसके एग्जाम पेपर का सॉल्यूशन। ये इस वीडियो का पार्ट 4 है, यानी ऑलरेडी मैं इसके 3 वीडियो बना चुकी हूँ। पार्ट 1 वीडियो में मैंने 30 क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए थे। पार्ट 2 वीडियो में मैंने 30 से लेकर 60 क्वेश्चन एक्सप्लेन किए थे और पार्ट 3 वीडियो में मैंने 60 से 100 क्वेश्चन एक्सप्लेन किए थे। और जो रिमेनिंग हमारे 101 से लेकर 150 क्वेश्चंस हैं, इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। और एक इन्फॉर्मेशन आपको और देनी है कि बहुत ही जल्द यूपी पीसीएल जेई की और एई की काफ़ी पोस्ट निकलने वाली हैं। मे भी दिसंबर में उसका एग्जाम होगा, तो ये सारे वीडियोस आप जरूर देखिए क्योंकि ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपको ये समझ में आएगा, किस पर्टिकुलर टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन इस बार पूछे गए थे वो आपको पता चलेगा, आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें आपको इन वीडियोस को देखकर मिलेंगी। और इस वीडियो में मैं पर्टिकुलर टॉपिक का जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसके एक्सप्लेनेशन के साथ और भी इंफॉर्मेशन आपको दूंगी। तो ये वीडियो सीरीज जरूर देखिएगा। जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें भी ये वीडियो सीरीज आपकी बहुत हेल्प करेगी। तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है, विच ऑप्शन इज द करेक्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन को कैलकुलेट करने के लिए या डिफाइन करने के लिए कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है? तो इसका करेक्ट आंसर है CP मल्टीप्लाइड बाई W अपॉन एरिया। तो C इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर टर्निंग ऑन डाई एसी। डायक को या डाई एसी भी से हम कहते हैं, उसको टर्न ऑन करने के लिए इनमें से कौन सी चीज रिक्वायर्ड होती है? तो उसके लिए इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मेजर एप्लीकेशन होती है डाई एसी की वो होती है ट्राई एसी को टर्न ऑन करना। डाई एसी का यूज करते हैं हम ट्राई एसी को टर्न ऑन करने के लिए। और ट्राई एसी को हम कैसे डाई एसी की हेल्प से टर्न ऑन करते हैं उसका सर्किट यहाँ पे बना हुआ है। इसके लिए हमें एक डाई एसी चाहिए होता है, एक कैपेसिटर चाहिए होता है, एक वेरिएबल रजिस्टर चाहिए होता है। जैसे ही हमारे डाई एसी के अक्रॉस वोल्टेज ब्रेकओवर वोल्टेज के इक्वल होता है, डाई एसी टर्न ऑन हो जाता है और हमारा कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लगता है। और ये जो कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग है वो हमारे ट्राई एसी को कंडक्ट करती है या टर्न ऑन करने में हेल्प करती है। तो डाई एसी को कैसे टर्न ऑन हम कर रहे हैं? जब हमारा सप्लाई वोल्टेज या चार्जिंग वोल्टेज ब्रेकओवर वोल्टेज के इक्वल हो जाएगा तो हमारा डाई एसी टर्न ऑन हो जाएगा। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103 है, रिकॉग्नाइज द हीटिंग टाइप शोन इन द गिवन फिगर। इस फिगर में जो हीटिंग मैकेनिज्म दिया है वो क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन है, उनमें से आपको देखना है डायरेक्ट इंडक्शन हीटिंग है, इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग है, इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग है कि डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग मेथड और इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग मेथड क्या कहलाती है। तो जो डायरेक्ट रजिस्टर हीटिंग मेथड होती है उसमें जिस चीज को आपको हीट अप करना है उसको हम डायरेक्टली उसमें करंट को पास करते हैं। यहाँ पे यही लिखा हुआ है, इन दिस प्रोसेस द करंट इज पास्ड थ्रू द सब्सटेंस टू बी हीट। जिस सब्सटेंस को हमें हीट अप करना है उससे हम करंट को पास करते हैं, ठीक है। जबकि इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग में द करंट डज नॉट फ्लो थ्रू द बॉडी टू बी हीटेड। जबकि इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग में हम करंट उसी पर्टिकुलर बॉडी में जिसको हमें हीट करना है उसमें सप्लाई नहीं करते, जबकि करंट को हम फ्लो करते हैं थ्रू द रेजिस्टेंस एलिमेंट विच गेट हीट अप, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये एक हीटिंग चैम्बर बना हुआ है, इस हीटिंग चैम्बर को हम हीट अप करते हैं और यहाँ पे जो एलिमेंट जिसे हमें हीट अप करना है वो लगा हुआ होता है और इसमें हम जो एलिमेंट हमें हीट अप करना है उसको डायरेक्टली यहाँ पे पुट अप कर देते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस है इसका। और डिटेल में आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा कि क्यों यूज करते हैं हम इनका, तो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग का एग्जाम्पल है। आप देख रहे हो ये इलेक्ट्रोड जिसे हमें हीट अप करना है उसमें हम डायरेक्टली करंट को सप्लाई करते हैं। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 104 क्वेश्चन नंबर है,
विच टाइप ऑफ रिपेयरिंग स्टेप इज कंसीडर्ड मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इनबैलेंस इन डीसी मोटर। डीसी मोटर में मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इम्बैलेंस को रिपेयर करने के लिए हम कौन सा स्टेप यूज करते हैं, तो उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। जो डीसी मोटर की गाइडलाइन है, मेंटेनेंस गाइडलाइन है, उसकी समरी यहाँ पे दी है। बेसिकली ये फॉलोइंग स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं डीसी मोटर को रिपेयर करने के लिए। सबसे पहला है रिव्यूइंग द सर्विस हिस्ट्री, हम उसकी सर्विस हिस्ट्री देखते हैं। नॉइज एंड वाइब्रेशन इंस्पेक्शन करते हैं, विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं, वाइंडिंग टेस्ट करते हैं, ब्रश एंड कम्यूटेटर मेंटेनेंस करते हैं। तो ये सारे स्टेप्स दिए हुए हैं। तो इनमें से यहाँ पे देखिए नॉइज एंड वाइब्रेशन इंस्पेक्शन, ये वाला जो स्टेप है वो हम कंसीडर करते हैं मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इनबैलेंस ऑफ डीसी मोटर के लिए। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। अब ये नॉइज और वाइब्रेशन इंस्पेक्शन क्या होता है उसके बारे में डिटेल यहाँ पे दिया है। अगर आप डिटेल पढ़ना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करिए और इसको डिटेल में पढ़िए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि ये नॉइज और वाइब्रेशन इंस्पेक्शन क्या कहलाता है। 105 नंबर का क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ टेस्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन डीसी मोटर मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग। डीसी मोटर के मेंटेनेंस के लिए और रिपेयरिंग के लिए हम कौन सा टेस्ट नहीं करते। तो मैंने अभी आपको बताया, पूरी लिस्ट थी वहां पे, तो यहाँ पे पूरी लिस्ट दी है कि हम कौन कौन से टेस्ट करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो लोड टेस्ट ऑफ मोटर है वो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है विच टाइप ऑफ टेस्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन डीसी मोटर मेंटेनेंस। डीसी मोटर के मेंटेनेंस में कौन सा टेस्ट इंक्लूड नहीं है, तो यहाँ पे आप पढ़ोगे जब तो ब्रश और कम्यूटेटर मेंटेनेंस भी इंक्लूड है इसमें, बियरिंग और ल्यूब्रिकेशन भी है, रिव्यूइंग द सर्विस हिस्ट्री भी है। हमारा केवल लोड टेस्ट ऑफ मोटर, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से, जो मैंने सर्च किया है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन शायद जो यूपीपीसीएल जेई की जो सॉल्यूशन है उसमें सी इसका करेक्ट आंसर दिया हुआ है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। मेरे हिसाब से आंसर ए होना चाहिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106 है, विच फंक्शन इज नॉट प्रोवाइडेड बाय मैटलैब मैथमेटिकल फंक्शन लाइब्रेरी। मैटलैब की जो मैथमेटिकल फंक्शन लाइब्रेरी है उसमें कौन सा फंक्शन नहीं प्रोवाइड किया गया है। तो पूरी लिस्ट यहाँ दी हुई है मैटलैब के मैथमेटिकल फंक्शन लाइब्रेरी की। उसमें आप देखोगे कि जो हमारे एलिमेंट्री कंप्यूटेशनल फंक्शन होते हैं जैसे सम, साइन, ये भी होते हैं, एल्गोरिथम्स भी होते हैं, कंप्यूटेशनल एल्गोरिथम्स भी होते हैं, मैट्रिक्स फंक्शंस भी होते हैं, बेसल फंक्शन भी होते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है। केवल जो लाइन डायग्राम होते हैं वो इंक्लूड नहीं होते। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107 है, इफ द इनपुट आर पी क्यू आर देन इन द फुल एडर फाइंड द आउटपुट एक्सप्रेशन ऑफ सम। अगर हमारे फुल एडर में 3 इनपुट हैं पी, क्यू और आर, तो आउटपुट एक्सप्रेशन सम का हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे फुल एडर का सर्किट डायग्राम है। यहाँ पे 2 आउटपुट आते हैं, सम और कैरी। सम हमारा ये आता है, ये ट्रुथ टेबल दिया है फुल एडर का, सम ये है और कैरी ये है। तो इसका आप एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर सकते हो। डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108 है, व्हाट इज द ल्यूमिनस फ्लक्स एमिटेड बाय कैंडल पावर। कैंडल पावर से कितना ल्यूमिनस फ्लक्स एमिट होता है। तो यहाँ पे देखिए ल्यूमिनस फ्लक्स क्या होता है, उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, कैंडल पावर क्या कहलाती है, सब कुछ यहाँ दिया है। और ये वाली लाइन जब आप पढ़ोगे, ल्यूमिनस फ्लक्स इज गिवन बाय द टोटल फ्लक्स एमिटेड इन ऑल डायरेक्शन इन ऑल प्लेन डिवाइडेड बाय 4 पाई। तो ये 4 पाई के अप्रॉक्स होता है। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109 है, विच प्रॉपर्टी इज नॉट कंसीडर्ड इन लैच। लैच के लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी कंसीडर नहीं करते। तो यहाँ पे पूरा इसका एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है। लैचेस क्या होते हैं सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। लैचेस इज ए सर्किट दैट हैज 2 स्टेबल स्टेट विच कैन बी यूज टू स्टोर 1 बाइनरी डिजिट। लैच जो होते हैं उसमें 2 स्टेबल स्टेट होती हैं और 1 बिट बाइनरी डिजिट को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। किसी भी सिक्वेंशियल सर्किट के जो फंडामेंटल होता है वो हमारे लैचेस और फ्लिप फ्लॉप होते हैं,
जिनका यूज हम स्टोरेज डिवाइस की तरह करते हैं, जैसे कि आपके शिफ्ट रजिस्टर हो गए। अब फ्लिप फ्लॉप और लैच में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पे दिया हुआ है लैचेस डू नॉट हैव अ क्लॉक सिग्नल वेयर एज फ्लिप फ्लॉप ऑलवेज हैव क्लॉक सिग्नल्स। जो फ्लिप फ्लॉप होते हैं वो एज ट्रिगर्ड होते हैं, जबकि जो लैचेस होते हैं वो लेवल ट्रिगर्ड होते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है। तो यहाँ पे देखिए इसमें लिखा हुआ है विच प्रॉपर्टी इज नॉट कंसीडर्ड, तो लैचेस आर एज ट्रिगर्ड, जबकि फ्लिप फ्लॉप एज ट्रिगर्ड होते हैं, लैचेस तो लेवल ट्रिगर्ड होते हैं। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 110 है सोलर एरे इज ए, जो सोलर एरे होता है वो कैसा होता है, कैसे बनाया जाता है। कैस्केडेड कनेक्टेड सोलर प्लांट, सोलर प्लांट्स को हम कैस्केड में कनेक्ट करते हैं, या सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सोलर सेल। आपने देखा होगा घरों में सोलर पैनल्स लगे होते हैं, उसमें सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन होते हैं सोलर सेल के। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 111 which type of relay work by remotely closing but cannot remotely reclose the breaker। कौन से रिले हैं जिनकी हेल्प से हम रिमोटली क्लोज तो कर सकते हैं लेकिन रीक्लोज नहीं कर सकते रिमोटली ब्रेकर्स को। शंट ट्रिप मैग्नेटिक रिलेज, बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112 है विच कंपोनेंट सिंबल इज नॉट यूज्ड इन गिवन फिगर ऑफ मोटर पावर एंड कंट्रोल सर्किट वायरिंग। ये जो मोटर पावर और कंट्रोल सर्किट वायरिंग का ये डायग्राम दिया है उसमें कौन सा कंपोनेंट का सर्किट सिंबल नहीं दिया है, तो इसमें डी इसका करेक्ट आंसर है 3 पोल नॉन फ्यूज्ड स्विच। अब क्वेश्चन नंबर 113 है द सन रेडिएट सोलर एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ऑन ए नॉर्मल सनी डेज इज अप्रोक्सीमेटली, जो हमारा सन है वो कितनी सोलर एनर्जी को हमारी अर्थ में रेडिएट करता है जो हमारे नॉर्मल सनी डेज होते हैं, यानी जब नॉर्मली सूरज निकला होता है तो कितनी सोलर एनर्जी को वो अर्थ में रेडिएट करता है। तो उसका आंसर है 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, डी इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखिए पूरा इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए लिखा है अप्रोक्सीमेटली 1000 वॉट पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर एट सी लेवल ऑन ए क्लियर डे। क्लियर डे का मतलब होता है सनी डेज, जब क्लाउड्स बिल्कुल नहीं है तब उस टाइम पे 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर एनर्जी रेडिएट करता है। डी करेक्ट आंसर हो गया। 114 नंबर का क्वेश्चन है विच डिवाइस कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन सा डिवाइस कन्वर्ट करता है, तो जो बैटरीज होती हैं या सेल होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं हमारी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो बी इसका करेक्ट आंसर है फ्यूल सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115 है विच इज द लार्जेस्ट स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115 है विच इज द लास्ट स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस। प्रोडक्ट प्लानिंग और डेवलपमेंट प्रोसेस की लास्ट स्टेज कौन सी होती है, तो कमर्शलाइजेशन उसकी लास्ट स्टेज होती है। उसके लिए आप यहाँ पे देखोगे जब भी कोई न्यू प्रोडक्ट डेवलप किया जाता है तो हमारी ये स्टेजेस होती हैं। आइडिया जनरेशन एंड स्क्रीनिंग, सबसे पहले कुछ आइडिया हम जनरेट करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं, उसके बाद हम कंसेप्ट डेवलपमेंट और टेस्टिंग करते हैं, फिर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी देखते हैं, फिर बिजनेस एनालिसिस देखते हैं, फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे होगा वो देखते हैं, फिर टेस्ट मार्केटिंग करते हैं और फिर कमर्शलाइजेशन उसका लास्ट स्टेप होता है। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 116 नंबर का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज नॉट इंक्लूड इन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन। इलेक्ट्रिकल मशीन के मेंटेनेंस के लिए हम कौन सा स्टेप इंक्लूड नहीं करते, तो उसका करेक्ट आंसर होगा बी मेजरमेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117 है विच पावर प्लांट विल हैव द हाईएस्ट ऑपरेटिंग लाइफ। किस पावर प्लांट की सबसे हाईएस्ट ऑपरेटिंग लाइफ होती है, तो यहाँ पे देखिए हर पावर प्लांट की ऑपरेटिंग लाइफ मैंने आपको बताई है। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं उनकी जो ऑपरेटिंग लाइफ होती है वो 20 से 40 इयर्स की होती है। जो कोल प्लांट्स होते हैं उनकी होती है 50 से 60 इयर्स। जो फोटोवोल्टेक होते हैं उनकी 25 से 40 होती है। और जो हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं उनकी सबसे लॉन्गेस्ट लाइफ होती है और लो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है, तो इसकी 40 से 50 इयर्स की लाइफ होती है।
तो जो हमारे हाइड्रोलिक पावर प्लांट हैं उनकी सबसे हाईएस्ट ऑपरेटिंग लाइफ होती है और सबसे लो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 118 नंबर का क्वेश्चन है, विच पावर प्लांट विल हैव हाई कैपिटल इनिशियल कॉस्ट। कौन से पावर प्लांट की इनिशियल कॉस्ट सबसे ज्यादा होती है? तो जो हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं उनकी इनिशियल कॉस्ट सबसे हाईएस्ट होती है और मिनिमम कॉस्ट ऑफ फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन, और फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट सबसे कम होती है। डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119 है, which channel is preferred for providing goods or services to the marketplace। हम कौन से चैनल का यूज करते हैं गुड्स और सर्विसेज को मार्केट में पहुंचाने के लिए? तो वो हो गया मार्केटिंग चैनल्स का। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखिए, ये मार्केटिंग चैनल कंसिस्ट ऑफ द पीपल, ऑर्गेनाइजेशन, एक्टिविटी नेसेसरी टू ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ गुड्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन टू पॉइंट ऑफ कंजम्पशन। यानी जहां पे प्रोडक्शन हो रहा है वहां से कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम हमारी मार्केटिंग चैनल करती है। उसमें हमारे कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स भी होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज भी होती हैं। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120 है, निम्नलिखित आकृति में यदि R को 10 ओम से 20 ओम तक बढ़ाया जाता है और S को 20 स्टोन ब्रिज में संतुलन की स्थिति मतलब बैलेंस कंडीशन जो होती है उसमें 5 ओम तक बढ़ाया जाता है, तो S का प्रारंभिक मान क्या होगा? तो जब आप कैलकुलेट करोगे तो 5 ओम इसका प्रारंभिक मान आएगा। यहाँ पे बैलेंस कंडीशन जो होगी व्हीट स्टोन ब्रिज की, उस कंडीशन में जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है P/Q = R/S। इससे हम किसी भी पर्टिकुलर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121 है, विच टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हैज हाईएस्ट एफिशिएंसी एंड इज इकोनॉमिकल फॉर द सेम अमाउंट ऑफ पावर। कौन से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है और वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल है? तो जो हमारे 3 वायर सिस्टम होते हैं वो सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल होते हैं और उनकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है। बेसिकली उनकी एफिशिएंसी होती है 73%। तो यहाँ पे डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122 है, फाइंड द करेक्ट ऑप्शन फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन। इस बूलियन एक्सप्रेशन को हमें सिंप्लीफाई करना है, तो करेक्ट आंसर सिंप्लीफिकेशन के बाद क्या होगा? तो सबसे पहले आपको रूल ऑफ बूलियन अलजेब्रा पता होना चाहिए इसके लिए। तो ये सारे रूल्स दिए हुए हैं, a+0 = a, a+1 = 1, a.0 = 0, a+a = a और a+a कॉम्प्लीमेंट = 1। ये 6 नंबर का रूल जो है वो यहाँ पे अप्लाई होगा। यहाँ से आप P+Q+R इस वाले में भी है और इसमें भी है, तो कॉमन निकाल लीजिए और S+T कॉम्प्लीमेंट, S+T ये हमारे दोनों बचेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर हम A मान लें, A कॉम्प्लीमेंट और ये हमारा A हो जाएगा, तो A+A कॉम्प्लीमेंट 1 आ जाएगा। तो P+Q+R मल्टीप्लाइड बाई 1, तो इसका आंसर आ जाएगा P+Q+R। सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। मैंने वर्बली आपको एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत नॉलेज भी आपको बूलियन एक्सप्रेशन का होगा तो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। नेक्स्ट 123 नंबर का क्वेश्चन है, विच सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इज नॉट यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। कौन सी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यूज नहीं करते? तो जो पैक पावर है उसका यूज हम नहीं करते। सी इसका करेक्ट आंसर है। और कौन कौन सी हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो यहाँ पे दी हुई हैं। मैटलैब का हम यूज करते हैं न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन के लिए, सिमुलिंक का यूज करते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI के लिए, PSPIC का यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल स्कीम सॉफ्टवेयर के लिए, ETAP का यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर फॉर पावर सिस्टम के लिए। तो ये सारी हमारी लिस्ट दी है, इनमें से आप देखिए केवल पैक पावर का हम यूज नहीं करते, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट 124 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट चेंज कैन बी मेड इन द मूविंग कॉइल परमानेंट मैग्नेट मोटर दैट वर्क एज अ फ्लक्स मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, एलिमिनेटिंग द कंट्रोल स्प्रिंग।
डी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट 125 नंबर, इन अ पीएलसी ऑनलाइन प्रोग्रामिंग मीन्स अ प्रोग्राम विच। पीएलसी में जो ऑनलाइन प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है, कौन से प्रोग्राम होते हैं ऑनलाइन प्रोग्रामिंग मतलब? ऐसे प्रोग्राम जो पीएलसी के अंदर रिसाइड होते हैं उनको हम कहते हैं ऑनलाइन प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पे देखिए लिखा है ऑनलाइन प्रोग्रामिंग और ऑफलाइन प्रोग्रामिंग का क्या मतलब है पीएलसी में। ऑफलाइन प्रोग्राम मीन द प्रोग्राम विच रीसाइड इन द पीसी और लैपटॉप। ऑफलाइन प्रोग्राम वो कहलाते हैं जो पीसी या लैपटॉप में स्टोर होते हैं, और ऑनलाइन प्रोग्राम वो कहलाते हैं जो पीएलसी में स्टोर होते हैं। तो ऑनलाइन प्रोग्रामिंग का मतलब है ऐसे प्रोग्राम जो रीसाइड हैं पीएलसी के अंदर। बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 126 नंबर का क्वेश्चन है, मैंगेनिन टाइप ऑफ मटेरियल इज सुटेबल फॉर मेकिंग। ये जो मटेरियल है वो किस चीज को बनाने के लिए सुटेबल है? वैसे तो ये मटेरियल रेजिस्टेंस को बनाने के लिए सुटेबल होता है, लेकिन अब रेजिस्टेंस में भी कौन सा रेजिस्टेंस? तो जो हमारे स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस होता है उसको बनाने के लिए हम इस मटेरियल का यूज करते हैं। इसमें हमारा कॉपर कितने परसेंट है? 84.2%, मैग्नीशिया 12%, निकिल 3.7%। तो ये एक एलॉय होता है इन तीनों चीजों का, जिसका यूज हम स्टैंडर्ड रजिस्टर को बनाने के लिए करते हैं। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 127 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर ऑल्टरनेटिंग करेंट मेजरमेंट। एसी करंट मेजरमेंट के लिए हम कौन सा डिवाइस यूज करते हैं? तो उसके लिए बेसिकली हम इंडक्शन एमीटर का यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए पूरी लिस्ट दी है मैंने कि कौन से डिवाइस हम किस मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर हमें परमानेंट मैग्नेटिक टाइप एमीटर का हम डीसी करंट को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। इंडक्शन टाइप वोल्ट मीटर का हम यूज करते हैं एसी वोल्टेज को मेजर करने के लिए। इंडक्शन टाइप अमीटर का यूज करते हैं एसी करंट को मेजर करने के लिए। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 128 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट रिलेटेड टू कार्बन इलेक्ट्रोड इन आर्क फर्नेस। आर्क फर्नेस में जो कार्बन इलेक्ट्रोड होते हैं आर्क फर्नेस में, उसमें कौन सी प्रॉपर्टी रिलेट नहीं करती? तो ये कार्बन फर्नेस का कार्बन इलेक्ट्रोड जो आर्क फर्नेस में होते हैं उसका पूरा यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। उसकी साइज क्या होती है इलेक्ट्रोड की, सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं, तो वो आप देख लेना। उसमें जो प्रॉपर्टी इंक्लूड नहीं होती वो है लो मेल्टिंग पॉइंट। ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129 है, 3 म्यूचुअल कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फॉर्म अकर एट न्यूक्लियर पावर प्लांट। दे आर, जो 3 म्यूचुअल कन्वर्जन होते हैं एनर्जी के किसी भी न्यूक्लियर पावर प्लांट में, वो कौन कौन से होते हैं? तो द 3 म्यूचुअल कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फॉर्म अकर एट न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो 3 म्यूचुअल कन्वर्जन होते हैं एनर्जी के वो होते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी, थर्मल में चेंज होती है, थर्मल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है मैकेनिकल में, और मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये 3 म्यूचुअल कन्वर्जन होते हैं, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। इस बार एनर्जी ऑडिट और मेंटेनेंस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आपके जितने भी पावर प्लांट्स होते हैं इन सब से भी बेस्ड बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ये सारी चीजें भी आप ध्यान से पढ़िएगा। जो एनर्जी ऑडिट और मेंटेनेंस है उसके लिए उसके एमसीक्यू का एक वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, वो जरूर देखिएगा, वो आपकी बहुत हेल्प करेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 130 है, विच सॉफ्टवेयर इज ओपन सोर्स एंड इज यूज्ड एज एन एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सिमुलेटर। कौन सा सॉफ्टवेयर इनमें से ओपन सोर्स है और उसका हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सिमुलेटर की तरह यूज करते हैं? तो ये वाला जो NG स्पाइस है वो हमारा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और उसका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सिमुलेटर की तरह हम यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए जो हमारे पास बेस्ट फ्री सर्किट सिमुलेटर सॉफ्टवेयर हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं, तो उनमें से एक हमारा ये भी है। सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131 है, रिकॉग्नाइज द सिंबल शो इन द गिवन फिगर। इस फिगर में जो सिंबल दिए हों उनको रिकॉग्नाइज करिए। तो इसमें ये जो सिंबल है वो है हमारा 3 फेस मैग्नेटिक मोटर स्टार्टर। सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 132 है, लीनियर इंडक्शन मोटर इज यूज्ड इन।
लीनियर इंडक्शन मोटर का हम कहाँ यूज करते हैं, तो ये एप्लीकेशन दी है लीनियर इंडक्शन मोटर की। द मेन एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इंडक्शन मोटर इज इन ट्रांसपोर्टेशन एंड इन द इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम में। तो ये हमारा सी करेक्ट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट 133 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ कंट्रोल मैकेनिज्म इन विच आउटपुट हैज नो इन्फ्लुएंस ऑन इनपुट। इस कंट्रोल मैकेनिक कौन से कंट्रोल मैकेनिज्म में हमारा आउटपुट में कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होता इनपुट का। तो जो हमारा ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम होता है उसमें हमारे आउटपुट हैज नो इन्फ्लुएंस ऑन इनपुट। डी करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। वन टाइप ऑफ कंट्रोल सिस्टम इन विच द आउटपुट हैज नो इन्फ्लुएंस और इफेक्ट ऑन द कंट्रोल एक्शन ऑफ द इनपुट सिग्नल इज कॉल्ड ओपन लूप सिस्टम। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 134 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज नॉट कनेक्टेड इन डीसी मशीन। इनमें से कौन सा पार्ट डीसी मशीन में कनेक्ट नहीं है। तो डैम्पर वाइंडिंग हमारे डीसी मशीन में कनेक्ट नहीं होती। यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन में दिया है, डैम्पर वाइंडिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ डीसी मशीन वाइल ऑल अदर आर द पार्ट ऑफ डीसी मशीन। आर्मेचर भी होता है, सब कुछ, कार्बन ब्रशेस भी होते हैं, सब होता है, डैम्पर वाइंडिंग नहीं होती। बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 135 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट डिस्क्राइब टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी कौन सा स्टेटमेंट डिस्क्राइब नहीं करता। टाइडल एनर्जी इज ए रिन्यूएबल एनर्जी पावर्ड बाय नेचुरल राइज एंड फॉल ऑफ ओशन टाइड्स एंड करेंट। जो नेचुरल टाइड्स आती हैं ओशन में उससे टाइडल एनर्जी जनरेट होती है। तो ये हमारा सी जो है वो करेक्ट आंसर है इसका, क्योंकि यहाँ पे देखिए टाइडल एनर्जी इज ए रिन्यूएबल एनर्जी, तो ये एक रिन्यूएबल एनर्जी होती है, तो ये भी करेक्ट है। जो काइनेटिक एनर्जी के कारण नेचुरल राइज और फॉल के कारण अराइज होती है, तो ये भी करेक्ट हो गया। सब कुछ करेक्ट है, बस सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136 है, 300 वोल्ट ऑफ सेपरेट एक्साइटेड डीसी जनरेटर इज रन एट रेटेड स्पीड विदाउट एक्साइटेशन। टर्मिनल वोल्टेज ऑन नो लोड कंडीशन विल बी। तो इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया है, अगर कोई 250 वोल्ट की डीसी जनरेटर है या 300 वोल्ट का डीसी जनरेटर है और अगर वो एक रेटेड स्पीड से रन कर रहा है जिसमें कोई भी एक्साइटेशन हमने नहीं किया है, तो उसका ओपन सर्किट वोल्टेज कितना होगा। तो वो होगा 2 से 3 वोल्ट। तो यहाँ पे दिया है वेरी लो 2 to 3 वोल्ट, इसका बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 137 नंबर का क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ एप्लीकेशन आर कार्बन इलेक्ट्रोड नॉट यूज। किस एप्लीकेशन में हम कार्बन इलेक्ट्रोड का यूज नहीं करते। तो यहाँ पे देखिए GLS स्टैंड्स फॉर, जो हमारे GLS लैंप होते हैं उनमें हम कार्बन इलेक्ट्रोड्स का यूज नहीं करते। अब GLS क्या कहलाता है, जनरल लाइटनिंग सर्विस। ये 1985 में बनाए गए थे। ये हमारे बिल्कुल डिफरेंट प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं। इनमें हम कार्बन इलेक्ट्रोड्स का यूज नहीं करते। ये बेसिकली कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में। ठीक है, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 138 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजाइन ऑफ सब स्टेशन। इनमें से कौन सा डिजाइन नहीं है सब स्टेशन। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139 है, विच कनेक्शन इज रिलेटेड टू गिवन ड्राइंग। इस ड्राइंग में कौन सा कनेक्शन दिखाया गया है। तो इस ड्राइंग में स्टैंडर्ड डीसी सीरीज मोटर का कनेक्शन दिखाया है। यहाँ पे देखिए जो हमारी डायरेक्ट डीसी मोटर होती है उसका कनेक्शन दिखाया गया है। अब विच टाइप ऑफ लॉजिक गेट इज शोन इन द गिवन लैडर लॉजिक डायग्राम इफ ए एंड बी आर द इनपुट। अगर हमारे ए और बी दो इनपुट हैं लैडर लॉजिक डायग्राम में, ये हमारे पीएलसी का क्वेश्चन है। पीएलसी की जो लैडर लॉजिक प्रोग्रामिंग होती है उसका क्वेश्चन है। पीएलसी से इस बार बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और पीएलसी की पूरी मैंने वीडियो सीरीज बनाई है पीएलसी और स्कैडा पे, तो वो आप जरूर देखिएगा। इन पे बेस्ड मैंने एमसीक्यू भी बनाए हैं। लैडर लॉजिक प्रोग्रामिंग पे अलग वीडियो बनाया है, तो जाके मेरी पीएलसी की जो प्लेलिस्ट है वो आप जरूर देखिएगा और जितने भी एमसीक्यू हैं वो भी जरूर पढ़िएगा। तो यहाँ पे देखिए ये कौन से लैडर लॉजिक प्रोग्राम है, किस लॉजिक गेट का। तो ये बेसिकली एक्सॉर लॉजिक गेट का लैडर लॉजिक डायग्राम है, क्योंकि एक्सॉर लॉजिक गेट का लैडर लॉजिक इस टाइप का बनता है।
यही दिया है यहाँ पे जब हमारे पास दो इनपुट। अब क्वेश्चन नंबर 141 है, लार्ज इंडस्ट्री कंज्यूमर आर कनेक्टेड टू डैश फॉर सप्लाई। लार्ज इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स कनेक्ट होते हैं किस टाइप की सप्लाई के लिए, तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। यहाँ पे पूरा आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142 है, विच पैरामीटर इज नॉट कंसीडर्ड इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में कौन सा पैरामीटर इंक्लूड नहीं करते हम, तो यहाँ पे दिया है एक्सप्लेनेशन इसका, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ए फाइनेंशियल स्टेट। अब ये कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या कहलाता है, ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जिसमें पूरी समरी होती है कि कितना अमाउंट था कैश का, उसकी एंट्री होती हैं, सारी चीजें समराइज होती हैं उस स्टेटमेंट में। तो यहाँ पे देखिए जो मेन कंपोनेंट है कैश फ्लो स्टेटमेंट के वो कौन कौन से हैं। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो यहाँ पे देखिए ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी है। कैश फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी, तो फाइनेंशियल एक्टिविटी है। जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है वो बस नहीं होती कैश फ्लो स्टेटमेंट में, तो ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू एनर्जी ऑडिट। एनर्जी ऑडिटिंग, इनमें से कौन रिलेटेड नहीं है एनर्जी ऑडिटिंग के, तो एनालाइजिंग जो है वो एनर्जी ऑडिटिंग से, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। एनालाइजिंग जो है वो एनर्जी ऑडिटिंग से रिलेटेड नहीं है। इस बार एनर्जी ऑडिट और मेंटेनेंस से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। एनर्जी ऑडिट और मेंटेनेंस को लेकर मैं एक एमसीक्यू का वीडियो जो है बहुत ही जल्द अपलोड करने वाली हूँ अपने चैनल में, तो वो ज़रूर देखिएगा। अगर आप वो क्वेश्चन करके जाओगे तो पॉसिबिलिटी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो एनर्जी ऑडिटिंग वाले क्वेश्चंस हैं उनके आंसर कर पाओ, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 144 नंबर का क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ टेस्ट इज नॉट इंक्लूडेड फॉर सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर में कौन सा टेस्ट इंक्लूड नहीं होता, तो सर्किट ब्रेकर के लिए ये सारे टेस्ट इंक्लूड होते हैं, केवल इसमें वर्कआउट टेस्ट इंक्लूड नहीं होता, बाकी सारे होते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा, सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 145 नंबर का क्वेश्चन है, द 3 टर्मिनल ऑफ पी टाइप मॉसफेट आर। पी टाइप मॉसफेट में कौन से 3 टर्मिनल्स होते हैं, तो अगर आपने मॉसफेट पढ़ा होगा तो जो एन टाइप मॉसफेट और पी टाइप मॉसफेट होते हैं उनमें तीनों में 3 टर्मिनल होते हैं, ड्रेन, सोर्स और गेट, तो ए इसका करेक्ट आंसर है। 146 नंबर का क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेक एन ओमीटर। ओमीटर को बनाने के लिए हम कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, तो वो है हमारा मूविंग क्वाइल टाइप। ए इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखिए, ए मूविंग क्वाइल इंस्ट्रूमेंट इज यूज एज एन ओमीटर। द इंडिकेटिंग स्केल ऑफ द मीटर विल बी हाइपरबोलिक, तो ए करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट 147 नंबर का क्वेश्चन है, वाई आर आर्मेचर वाइंडिंग मेड ऑन द रोटर ऑफ ए डीसी मशीन। जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है किसी भी रोटर की डीसी मशीन में, वो काय से बनी होती है, तो वो नाउ क्वेश्चन नंबर 147 है, वाई आर्मेचर वाइंडिंग मेड ऑन द रोटर ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटर के रोटर में हम आर्मेचर वाइंडिंग क्यों करते हैं, तो वो की जाती है कम्युनिकेशन के लिए। तो यहाँ पे देखिए दिया है, द आर्मेचर वाइंडिंग ऑफ डीसी मशीन इज प्लेस्ड ऑन द रोटर टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन। अब ये कम्युनिकेशन क्या कहलाता है वो आगे दिया हुआ है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। जितने भी एक्सप्लेनेशन मैं देती जा रही हूँ आपको वीडियो पॉज करना है, उनको आराम से पढ़ना है और समझना है। उससे क्या होगा, अगर उससे रिलेटेड या घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके भी आंसर आप इजीली दे पाओगे। ज़्यादा टाइम मेरे पास नहीं रहता, वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ, तो मैं मेन चीज़ें आपको बता देती हूँ, बाकी आपको पॉज करना है वीडियो और एक्सप्लेनेशन को अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट 148 नंबर का क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ लॉजिक गेट इज शोन इन द गिवन लैडर लॉजिक प्रोग्राम इफ ए एंड बी आर द इनपुट। ये एक लैडर लॉजिक प्रोग्राम दिया है जिसमें ए और बी हमारे इनपुट हैं, तो ये किस लॉजिक गेट का डायग्राम है, तो ये हमारे एंड लॉजिक गेट का डायग्राम है। यहाँ पे देखिए मैंने कुछ बेसिक लॉजिक गेट के लैडर लॉजिक डायग्राम बताए हैं। एंड गेट, अगर हमारे पास 2 इनपुट एंड गेट है तो उसका लैडर लॉजिक डायग्राम इस टाइप से बनेगा। अगर हमारा एंड गेट है तो हमारे इनपुट सीरीज में कनेक्ट होंगे। अगर हमारा गेट और लॉजिक है तो दोनों इनपुट पैरेलल में कनेक्ट होंगे। अगर नॉट है तो हम
इस टाइप से नॉट को शो करेंगे। ठीक है, यानी कॉम्प्लीमेंट को हम इस तरीके से शो करते हैं। ये कहलाते हैं हमारे NONC कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे ये क्या है, हमारा एक एंड गेट का लैडर लॉजिक डायग्राम है। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके लिए आप ज़रूर मेरे लैडर लॉजिक डायग्राम वाला वीडियो जो है वो देखिएगा, और पूरा समझने के लिए PLC के जितने भी वीडियो मैंने बनाए हैं उनको ज़रूर देखिएगा मेरी PLC और स्कैडा की प्लेलिस्ट में जाके। नेक्स्ट 149 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फिल फैक्टर इफ द मैक्सिमम पावर इज गिवन बाय 30 वॉट, ओपन सर्किट वोल्टेज इज गिवन बाय 10 वोल्ट, शॉर्ट सर्किट करंट इज गिवन बाय 5 एम्पियर। तो यहाँ पे देखिए फिल फैक्टर को कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला दिया है। इसमें हमको मैक्सिमम पावर भी दी हुई है, ओपन सर्किट वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट करंट दिया है। तीनों को हम यहाँ रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 0.6। बी इसका करेक्ट आंसर हो। आप कैलकुलेट करिएगा, उसके बाद मुझे बताइएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या 0.6 आया है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला यही यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150 है, विच इज द करेक्ट बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ आउटपुट Q इन द गिवन फिगर। इस फिगर का आउटपुट का एक्सप्रेशन क्या आएगा, तो ये बेसिकली इसका आउटपुट आएगा हमारा A कॉम्प्लीमेंट प्लस B कॉम्प्लीमेंट। तो A कॉम्प्लीमेंट प्लस B कॉम्प्लीमेंट, सी इसका करेक्ट आंसर है। इस बार PLC पे एनर्जी ऑडिट के ऊपर, आपके सर्किट ब्रेकर के ऊपर, आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इनको हमें ज़रूर पढ़ना है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, और किस टाइप की वीडियो आप देखना चाहते हो वो भी आप मुझे बताइएगा। सो स्टे कंटिन्यू, कीप वॉचिंग, और अपने फ्रेंड्स के साथ और जूनियर्स के साथ मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर मेरे वीडियोस में ज़्यादा व्यू होंगे तो मैं इसी टाइप के वीडियो आगे कंटिन्यू करती रहूँगी। तो स्टे कंटिन्यू, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, बाय बाय।